हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाला भाई में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 का इतिहास का चैप्टर 15 संविधान का निर्माण फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करेंगे। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको संविधान के इतिहास के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपके आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जामों में भी आता है, पूछा जाता है और आपके पेपरों में भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो संविधान की सबसे पहले मांग है वो 1895 में की गई थी बाल गंगाधर तिलक द्वारा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा संविधान की सबसे पहले मांग करी गई थी। और उसके बाद भी बहुत लोगों ने इस संविधान की मांग करी। तो बात करते हैं 1934 की। तो 1934 में क्या हुआ, जो एम एन रॉय इन्होंने क्या करा, संविधान की मांग रखी। लेकिन ये कोई आधिकारिक मांग नहीं थी, इन्होंने अपने आप से ही व्यक्तिगत रूप से संविधान सभा की मांग करी थी कि भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की गठन होना चाहिए। और उसी के बाद 1935 में क्या हुआ, कांग्रेस द्वारा इसकी संविधान सभा की आधिकारिक रूप से मांग कर ली गई। मतलब आधिकारिक मतलब एकदम ऑफिशियली मांग, मतलब आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई। फिर बात करते हैं 1938 की। तो 1938 में क्या हुआ, 1938 ईस्वी में क्या हुआ, जो हमारे जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने क्या बोला कि भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए। और इस संविधान सभा के जो लोग होंगे वो मताधिकार के आधार पर चुने जाने चाहिए। ठीक है, तो इनकी ये मांग थी 1938 में। तो 1940 में क्या हुआ, 1940 क्या में क्या हुआ, अगस्त में उनकी इस बात को मान लिया गया, जवाहरलाल नेहरू जी की मांग को। और इसको कहते हैं अगस्त प्रस्ताव। तो फिर क्या आया, एक अगस्त प्रस्ताव आया। ठीक है, फिर 1942 में क्या हुआ, क्रिप्स प्रस्ताव आया, जिसने बोला कि संविधान सभा की मांग होनी चाहिए। और इसने कई हद तक मुस्लिम लीग की जो मांग थी उसको संतुष्ट नहीं कर पाया। तो क्या हुआ, इस क्रिप्स प्रस्ताव का बहिष्कार हुआ, एक क्रिप्स प्रस्ताव विफल हो गया संविधान सभा के निर्माण के लिए। तो फिर क्या हुआ, 1946 में कैबिनेट मिशन आता है भारत के अंदर, जो संविधान सभा की मांग करता है, जो संविधान सभा के गठन की बात करता है कि किस प्रकार संविधान सभा का गठन होगा। और इस प्रकार इसकी बातें थी उसने मुस्लिम लीग की जो संतुष्ट कर दिया, मुस्लिम लीग की भी जो उनकी आवश्यकताएं थी, उनकी इच्छाएं थी, उनको भी संतुष्ट कर दिया। साथ ही कांग्रेस को भी इसने संतुष्ट कर दिया। और इस प्रकार कैबिनेट मिशन को भारत की संविधान सभा के लिए कि इसी मिशन के अंतर्गत भारत की संविधान सभा की गठन होगा, इसको मान लिया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस चैप्टर की। तो इस चैप्टर की बात करते हैं, तो इस चैप्टर की भूमिका की बात करते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि संविधान का क्या अर्थ है, संविधान क्या होता है। तो देखिए, किसी भी देश या संगठन के द्वारा लागू किए जाने वाले कानून या नियम जिसके द्वारा उस देश का संगठन का पूर्ण रूप से संचालन हो सके, उसे क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। मतलब कोई देश है या कोई संगठन है, उसको वो किस प्रकार चालू होगा, वो किस प्रकार चल सकता है, उसे चलाने के लिए एक नियमों की किताब होती है, एक नियमों का दस्तावेज होता है, जिसे ही क्या बोलते हैं, जिसे ही संविधान कहा जाता है। तो हम अपने देश के संविधान की बात करते हैं। तो भारतीय संविधान क्या हुआ, उसकी विशेषताओं में अगर हम बात करें तो ये 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। और ये दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। ठीक है, सबसे लंबा संविधान किसका संविधान है, भारत का। तो हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो हमारे संविधान ने अतीत और वर्तमान के घावों पर मरहम लगाने और विभिन्न वर्गों, जातियों व समुदायों में बटे भारतीय को एक साझा राजनीतिक प्रयोग में शामिल करने में मदद की है। तो इसने क्या करा है, भारत संविधान ने इसने एकता का स्थापना की है। तो और जो है हमारे अतीत में मरहम लगाने, मतलब जो हमारे अतीत में जो हमारे लोकतंत्र का दमन हुआ है और हमारे अतीत के जो लोकतंत्र का हाराष्ट्र हुआ है, जो नागरिकों के संग भेदभाव हुआ है, उसको हटाने के लिए हमने संविधान सभा की मांग, इसलिए संविधान सभा का हमें आवश्यकता पड़ी। ठीक है, हम बात करते हैं कि जो हमारा संविधान सभा है वो एक उथल पुथल के दौर में कैसे बना था। हम पढ़ते होंगे एनसीईआरटी में कि उसमें लिखा है कि संविधान सभा एक उथल पुथल के दौर में बना था। उथल पुथल मतलब एक अनसर्टन, एक ऐसी स्थिति जिसके अंदर सब कुछ डगमगा रखा था पूरे भारत के अंदर। तो कैसे बताते हैं, देखिए पहले तो बात करते हैं कि जो संविधान सभा है वो दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक कार्य करती है। तो सूत्रबद्ध किया गया था संविधान सभा को। इसमें कुल 11 सत्र हुए हैं। कितने सत्र हुए हैं, कुल 11 सत्र हुए हैं, इन्हें याद रखना, ये पेपर में आता है। जिसमें 165 दिन तक बैठ के चली। और कितनी बैठ के हुई है, 165 दिन तक बैठ के चली है। अब बात करें जो हमारा संविधान है उसको बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, तो इसमें क्या है, सत्रों के बीच विभिन्न समितियों और उप समितियों मसवीदे और सुधारने और संवारने के लिए काम करती थी। तो संविधान सभा में एक तो समिति नहीं थी, संविधान सभा में काफ़ी सारी समितियाँ थी जो विभिन्न प्रकार के कार्य करती थी, जो विभिन्न मसवीदों को, जो संविधान सभा के विभिन्न भागों को सुधारने का काम करती थी। ठीक है, बात करते हैं आगे।
जो ब्रिटिश राज के खिलाफ सबसे व्यापक 1942 का आंदोलन अभी तक जीवित था। तो 1942 में गांधी जी द्वारा जो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, वो अभी तक जो भारत के नागरिकों के अंदर अभी तक उसका जो जीवन दर्शन था, मतलब उनको अभी भी वो सारी घटनाएं याद थी। तो ये उत्तर पूर्व के दौर में कैसे है कि उनको भी अभी तक सब कुछ याद था उनके बारे में। और जर्मनी और जापान की कुछ मदद से, जर्मनी से जापान की मदद से सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा आज़ादी पाने के लिए प्रयोग लोग परिचित थे। तो जो सुभाष चंद्र बोस जी जो आज़ादी पाने के जो प्रयास कर रहे थे 90 उसमें, जर्मनी से जो सेना मेरा की जो कर रहे थे, जर्मनी और जापान से जो अपने संबंध बना रहे थे, तो उसके बारे में भी लोगों के मन में अच्छी तरह से, उसके बारे में उनके मन में भी जो भी बातें थी वो अभी भी जीवित थी, वो भी उन्हें याद थी। और ठीक है, और 1946 में बम्बई और अन्य शहरों में रॉयल इंडियन नेवी के सिपाहियों के विद्रोह के साथ साथ किसानों और मजदूरों का आंदोलन भी क्या था, जारी था भी। तो 1946 में क्या था, बम्बई और अन्य शहरों में क्या था, अभी भी आंदोलन, किसानों और मजदूरों का आंदोलन अभी भी जारी था। और ये कौन सा आंदोलन, जो कौन सा, और नेवी वाला, रॉयल इंडियन नेवी के सिपाहियों द्वारा जो ये विद्रोह था, उसके साथ साथ कौन भी शामिल हो रहे थे, किसान और मजदूर भी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों प्रमुख राजनीतिक दल धार्मिक सौहार्द और राजनीतिक सामंजस्य स्थापित करने में असफल हो गए थे। आपको पता है ना 1946 में कितनी सारी हिंसा हमने झेली थी, कलकत्ता में भी वो चल रहे थे, और 1947 में तो बहुत ही ज़्यादा खराब स्थिति हो गई थी, भारत का विभाजन हुआ था। ठीक है, तो वो भी अभी इनको याद था। ठीक है, अगस्त 1946 में देखिए कलकत्ता में शुरू हुई हिंसा उत्तर पूर्वी भारत में फैल चुकी थी। तो ये कलकत्ता वाली हिंसा भी ये क्या है, तो ये जो भी था, जो भी बाहर स्थिति चल रही थी, उत्तर पूर्व का जो भी दौर था, उसने क्या करा, हमारे संविधान सभा को भी प्रभावित किया। उसने क्या करा, हमारे संविधान सभा के जो निर्णय थे उसको, निर्णय लेने की क्षमता को भी प्रभावित किया। उन्होंने जितने भी निर्णय लिए वो इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने निर्णय लिए संविधान सभा ने। और आगे क्या है, 8वां दंगा फसाद एवं हत्या, लूट, आगजनी और भीषण नरसंहार के चारों उत्तर पूर्व का दौर था। ठीक है ना, आपको पता है ये 1947 में और 1946 से कलकत्ता दंगों में क्या था, बिल्कुल हिंसा, नरसंहार, ये सब हो रखा था। तो ये क्या है, ये भी उत्तर पूर्व का दौर हमें बताता है कि हमारा जब हमारा संविधान सभा का निर्माण हुआ था तो कैसे उत्तर पूर्व का दौर था। अब संविधान सभा के गठन की बात करते हैं कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। तो देखिए, नव स्वतंत्र राष्ट्रों के सामने उतनी ही गंभीर एक और समस्या देशी रियासतों को लेकर थी। तो संविधान सभा के गठन के लिए कितने परेशानी आई, तो देखिए, एक तो देशी रियासतों की परेशानी आई, उनको उस संविधान सभा में प्रतिनिधित्व देना था। ठीक है, और इन्होंने क्या करा, अपना वो संविधान सभा से बिल्कुल अलग कर लिया था। इन्होंने बोला कि हम संविधान सभा में हिस्सा नहीं लेंगे। और स्वतंत्रता के पश्चात कुछ राजा तो एक स्वतंत्र सत्ता का सपना देख रहे थे। तो कुछ तो राजा क्या थे, वो तो संविधान सभा के मतलब क्या सोच रहे थे कि हम भारत में नहीं मिलेंगे, हम क्या करेंगे, हम अपनी अलग ही रियासत बनाएंगे, एक अलग ही देश बनाएंगे, एक अलग ही उसमें शासन करेंगे और खुद के राजा होंगे। तो बहुत से लोग तो ये सोच रहे थे। तो ऐसे में हमारा क्या हुआ था, संविधान सभा का गठन हुआ था ऐसे माहौल में। और आगे बढ़ते हैं, इसी माहौल में संविधान सभा की क्या हुई, बैठकें निरंतर चल रही थी। और बाहर जो कुछ भी चल रहा था उससे क्या हो रहा था, उससे संविधान सभा में होने वाली बहस और विचार विमर्श भी प्रभावित हो रहे थे। तो जो बाहर चल रहा था, और जाहिर सी बात है, जो बाहर चल रहा होगा किसी देश में, तो उससे जो उस देश के निर्माण, जो उस देश का कानून बनाना है, वो सभा तो प्रभावित होगी, क्योंकि वो देख रही थी बाहर के माहौल की कि वो किस प्रकार माहौल जो है कितना खराब हो रखा है बाहर का माहौल। ठीक है, तो ये संविधान सभा को भी प्रभावित कर रहा था ये सारी स्थितियाँ। और संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार आधार पर नहीं हुआ था। तो याद रखना कि इसका जो संविधान सभा का गठन है वो सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यह है कि 1945 से 46 में भारत के प्रांतों में चुनाव हुए थे। इस चुनावों में प्रांतीय सांसदों ने नई संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव था। तो क्या हुआ, 1945 से 1946 में जो भारत के प्रांत थे उनमें क्या हुआ था, संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव किए गए थे। और 1946 में क्या हुआ था, संविधान सभा का गठन हो गया था 9 दिसंबर 1946। ठीक है, उनकी पहली बैठक होती है संविधान सभा की। नई संविधान सभा में कांग्रेस प्रभावशाली थी, लेकिन मुस्लिम लीग ने एक अलग संविधान बनाकर पाकिस्तान की मांग को जारी रखा। तो देखिए, एक तो देशी रियासतों ने भी संविधान सभा से हट गए, दूसरा मुस्लिम लीग जो भी थी वो भी, मुस्लिम लीग भी क्या हुई, संविधान सभा से पृथक हो गई, क्योंकि उसने अलग ही अपनी पाकिस्तान की मांग को जारी रखा और उसने अपनी अलग ही संविधान सभा बना ली। तो इससे क्या हुआ, 85% जो संविधान सभा के लोग थे वो कांग्रेस ही रह गए। ठीक है, शुरुआत में जहाँ तक समाजवादियों का प्रश्न है, वह भी इससे अंग्रेजों की बनाई हुई संस्था मानते थे। तो जो समाजवादी क्या बोलते थे कि ये जो संविधान सभा है वो भारत की सभा नहीं है, ये अंग्रेजों की सभा है, इसको अंग्रेजों ने बनाया है और इस पे क्या है, अंग्रेज का नियंत्रण है। इसमें आपको एक उदाहरण मिलेगा सोमनाथ लाहिड़ी जी का, जो इसी के बारे में बोल रहे थे।
सभी कारणों से संविधान सभा के जो 82% सदस्य थे कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, परंतु सभी कांग्रेस सदस्य एक मत नहीं थे। अब इसमें क्या बोला है कि 82% सदस्य क्या हो गए, क्योंकि सब लोग तो हट गए थे, तो वो कांग्रेस ही रह गए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस के सभी तो सदस्य थे, एक ही पार्टी के थे, लेकिन जो उनकी विचारधाराएं थी वो एक नहीं थी, वो सब अलग अलग थी। अब मैं बात करता हूँ संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार VN राव थे। ठीक है, याद रखना, पेपर में आ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ जो हमारी बात करें प्रमुख आवाज़ें कि संविधान सभा में प्रमुख आवाज़ें किन किन की थी, तो जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, KM मुंशी, लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, MM मुंशी मुखर्जी और VN राव, इन सब की क्या थी, प्रमुख आवाज़ें थी संविधान सभा में। ठीक है, संविधान की दृष्टि क्या करते हैं, तो संविधान की दृष्टि इसमें किसको कहा गया है, इसे कहा गया उद्देशिका को या उद्देश्य प्रस्ताव को, जो जो नेहरू जी द्वारा 13 नवंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया था। किसको, उद्देशिका को। तो ये क्या है, ये एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था। ठीक है, जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत। इसमें क्या कहा गया था कि उसमें एक खाका प्रस्तुत किया गया था कि हम किस प्रकार की संविधान सभा बना रहे हैं और हम किस प्रकार के नियमों को उसमें बनाएंगे। तो उसमें क्या है, एक स्वतंत्र भारत का हम एक निर्माण कर रहे हैं। भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया। इसमें क्या कहा कि भारत एक स्वतंत्र संप्रभु और गणराज्य होगा, इसमें किसी अन्य देश का कोई नियंत्रण नहीं होगा। नेहरू ने इस प्रस्ताव को एक व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ में प्रस्तुत किया। तो नेहरू जी ने क्या कहा था, इस प्रस्ताव को एक व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ में प्रस्तुत किया था। और वो क्या भी रहते हैं कि आज मेरा ना चाहते हुए भी उन संविधान सभा में मेरा ध्यान जा रहा है जो ऐसी ही कितनी कठिन परिस्थितियों में बनी है। उन्होंने फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, इनका भी जिक्र करते हुए बताया। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी नज़र ना चाहते हुए भी अतीत में हुए उन ऐतिहासिक प्रयोगों की ओर जा रही है जिसमें अधिकारों के ऐसे दस्तावेज तैयार किए गए थे। ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया है। संविधान सभा में हुई चर्चाओं पर जनमत का प्रभाव। तो जो संविधान सभा में जो चर्चाएं हुई है उनमें लोगों की जो मत है उसका क्या प्रभाव पड़ा संविधान की सभा में। तो जो भी चर्चाएं संविधान सभा में किसी भी विषय को लेकर हुई होती थी उन पर जनता की राय अवश्य ली जाती थी। तो क्या होता था, उन पर जनता की राय जो थी वो अवश्य ली जाती थी। ठीक है, तो ये क्या है, ये संविधान सभा को प्रभावित कर रही है कारक के। क्यों, क्योंकि वो जो भी काम कर रहे हैं वो जनता से पहले पूछ के कर रहे हैं। जब संविधान सभा में बहस होती थी तो विभिन्न पक्षों की दलीलें अखबारों में छपती थी और तमाम प्रस्तावों पर सार्वजनिक रूप से बहस चलती थी। तो जो संविधान सभा जो निर्णय लेती थी, जो बहस चलती थी, वो अखबार में छपती थी। और अखबार से छपने से क्या हुआ कि वहाँ पे जो लोग थे भारत के, वो भी इसके बारे में बात करते थे। प्रेस में होने वाली इस आलोचना और जवाबी आलोचना से किसी मुद्दे पर बनने वाली सहमति या असहमति पर गहरा असर पड़ता था। तो क्या हुआ, जो प्रेस पे छपती थी जो आलोचना की, जो लोग बताते थे कि ये नहीं, ये गलत है, तो वो क्या होता था, वो प्रेस में छपती थी। और प्रेस छपती थी तो वो संविधान सभा पढ़ती थी। तो इससे क्या होता था कि संविधान सभा का जो काम काज था वो प्रभावित होता था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सभा में सांस्कृतिक अधिकारों एवं सामाजिक न्याय के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चल रही सार्वजनिक चर्चाओं पर बहस हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धार्मिक अल्पसंख्यक अपने विशेष हित सुरक्षित करवाना चाहते थे और दलित जाति शोषण के अंत की मांग करते हुए सरकारी संस्थानों का आरक्षण चाहते थे। ठीक है, ये धार्मिक अल्पसंख्यकों की मांग थी कि वो आरक्षण की मांग कर रहे थे। जनता के सुझाव भी आमंत्रित किए जाते थे। कई भाषाई अल्पसंख्यक अपनी मातृभाषा की रक्षा की मांग करते थे। तो जो भाषाई अल्पसंख्यक थे वो अपनी भाषा की मांग कर रहे थे कि हमारी जो भाषा है उसको संरक्षण मिलना चाहिए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो संविधान सभा में जो है लोगों की इच्छाएं क्या थी। तो संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य जो थे सोमनाथ लाहिड़ी, जो समाजवादी विचारधारा से प्रेरित थे, संविधान सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का साया दिखाई दे। वो क्या कह रहे थे कि जो संविधान सभा है उस पर क्या है, वो ब्रिटिश का जो साया इसमें है, ये ब्रिटिश के अंतर्गत काम कर रही है, ये खुद की एक स्वतंत्र सभा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेहरू जी ने स्वीकार किया कि ज़्यादातर राष्ट्रवादी नेता एक भिन्न प्रकार की संविधान सभा चाहते थे। तो जितने भी संविधान सभा में जो राष्ट्रवादी नेता थे वो एक भिन्न प्रकार की संविधान सभा चाहते थे जिसके अंतर्गत उनका पूर्ण नियंत्रण हो। ठीक है, नेहरू जी के अनुसार संविधान सभा तो उसकी असली ताकत जनता द्वारा मिल रही है और सरकारें कागजों से नहीं बल्कि उनके जनता की इच्छा पे अभिव्यक्ति होती है। तो वो क्या कह रहे थे, नेहरू जी ने कहा कि जो हमारी संविधान सभा की जो शक्ति है, जो ताकत है, वो असली ताकत कहाँ से मिल रही है, वो लोगों की इच्छाओं से मिल रही है। और उन्होंने ये भी कहा था कि हम उतनी ही दूर तक जाएंगे जितनी दूर तक हमको जनता यहाँ की ले जाएगी, जितनी दूर तक उनकी लोगों की इच्छा होगी। देखिए यहाँ पे भी लिखा है, हम उतनी दूर तक जाएंगे जितनी लोगों की इच्छाएं होंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा संविधान सभा उन लोगों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का साधन भी मानी जा रही थी जिसने स्वतंत्रता के आंदोलन में हिस्सा लिया था। ठीक है, तो संविधान सभा क्या कर रही थी, जो स्वतंत्रता के आंदोलन में हिस्सा लिए थे उसकी एक अभिव्यक्ति मानी जा रही थी कि जो उन्होंने भाग लिया है वो इसकी एक अभिव्यक्ति है हमारी संविधान सभा। ठीक है,
अर्थात बहुत सारे आदर्शों को जोड़ने के पीछे ये कारण रहा, जैसे लोकतंत्र, समानता, न्याय जैसे आदर्श 19वीं शताब्दी में सामाजिक संघर्षों के साथ गहरे तौर पर जुड़े हुए थे। तो हमारे संविधान में इतने सारे आदर्शों जोड़ा, समानता जोड़ा, न्याय जोड़ा, ये क्यों जोड़ा? क्योंकि ये हमारे 19वीं शताब्दी से क्या थे, ये हमारे मुख्य आदर्श थे, ये हमारी मुख्य बातें थी जो हम लगातार कहते आ रहे थे। ठीक है, जब 19वीं शताब्दी में समाज सुधारकों ने बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह का समर्थन किया, तो इससे सामाजिक न्याय का रुख मिला। तो ये क्या कह रहा है कि जो हमारे संविधान सभा में जो जो हमारे भारत में बाल विवाह का प्रतिरोध हुआ, तो ये किसी प्रकार के किसी धर्म का अपमान नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये एक सामाजिक न्याय को और बढ़ावा देने वाली बात है। ठीक है, और कहा गया है कि जब विवेकानंद जी ने हिंदू धर्म में सुधार के लिए मुहिम चलाई, तो वह धर्मों को और ज़्यादा न्याय संगत बनाने का प्रयास कर रहे थे, ना कि वो किसी धर्म का घटा रहे थे, बल्कि वो और धर्म को क्या कर रहे थे, न्याय संगत बनाने की कोशिश कर रहे थे जब वो धर्म में परिवर्तन कर रहे थे। तो संविधान की अब हम बात करते हैं आगे। तो जो प्रेम बिहारी नारायण राय यादव है, उन्होंने क्या करा था, इन्होंने संविधान की मूल कॉपी लिखी थी हाथ से। ठीक है, और इन्होंने मूल कॉपी अंग्रेजी में कैलीग्राफर प्रेम बिहारी राय यादव ने लिखी थी, इंग्लिश में। संविधान की मूल कॉपी का वजन 13 किलो है और ये पेपर इंग्लैंड बर्मिंघम से मंगवाया गया था। अब बात करते हैं जो हिंदी की कृति है, तो संविधान की हिंदी की कॉपी किसने लिखी थी? वसंत कृष्ण वैद्य जी ने लिखी थी। 264 पन्ने इसके अंदर, 14 किलो का वजन है और पेपर रिसर्च सेंटर पुणे में इसका पेपर बनाया गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं जो संविधान सभा की जो मुख्य अंतर्गत मुख्य सारी बातें थी, तो इसमें थी एक पृथक निर्वाचिका की समस्या। तो पृथक निर्वाचिका क्या है, पहले समझते हैं। पृथक निर्वाचिका का मतलब है कि जो विभिन्न जाति या समूह के हैं उनको एक अलग क्षेत्र देना, उस क्षेत्र के अंदर उन्हीं का शासन होना और उन्हीं के वहाँ से उन्हीं की जाति के अंदर से उनका एक नेता बनना और वहीं पर उनका शासन चलना। तो उनको अपने आप को जो बाहर के जो बहुसंख्यक है उनसे अलग करके अपना वो काटना और अलग से रहना। तो ठीक है, तो जो पृथक निर्वाचिका की समस्या, तो इसमें क्या है, जो इसकी जो पृथक निर्वाचिका की बात चल रही थी कि इसके जो फेवर में थे, बहुत से अगेंस्ट में थे कि इसको होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो जो पक्ष में थे इसके, वो थे बी पोकर बहादुर। ठीक है, तो ये इनके क्या थे, पृथक निर्वाचिका के पक्ष में थे। इन्होंने 7 अगस्त 1947 में कहा था, अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व, उनकी आवाज़ को सुना जाएगा। 1949 तक अधिकांश सदस्य सहमत हो गए कि पृथक निर्वाचिका के हितों के खिलाफ है। तो बी पोकर बहादुर जो थे, उन्होंने सिर्फ संविधान सभा के जो पृथक निर्वाचिका की मांग रखी थी, जबकि जो अन्य थे वो इससे असहमत हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने क्या देख लिया था, भारत और पाकिस्तान का विभाजन देख लिया था। वो समझ गए थे कि ये पृथक निर्वाचिका देश के लिए हानिकारक होगी। ठीक है, लेकिन जो बी पोकर थे वो अपनी बात पर टिके रहे थे और उन्होंने इसकी मांग जारी रखी थी, वो इसके पक्ष में थे। अब बात करते हैं बेगम एजाज रसूल की। तो उन्होंने भी क्या करा, इन्होंने भी कहा था कि जो पृथक निर्वाचिका है वो आत्मघाती है और इससे अल्पसंख्यक बहुसंख्यक से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। जो आर.बी. धुलेकर है, उन्होंने भी कहा था कि ये अंग्रेजों की चाल है पृथक निर्वाचिका, क्योंकि पृथक निर्वाचिका को किसने लागू करा था, अंग्रेजों ने लागू करा था। और सरदार पटेल जी ने क्या कहा था कि जो पृथक निर्वाचिका है वो विष है जो हमारे देश में पूरी राजनीति में समा चुकी है, गृह युद्ध, दंगे और हिंसा की आशंका। तो उन्होंने कहा था कि जो ये पृथक निर्वाचिका है हमारे देश के लिए क्या है, एक विष है। और जो गोविंद बल्लभ पंत थे, उन्होंने क्या कहा था कि ना केवल राष्ट्र के लिए बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए भी ये क्या है, खतरनाक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एन.जी. रंगा और जयपाल सिंह के विचार। तो इनके जो क्या विचार थे एन.जी. रंगा और जयपाल सिंह के, तो उन्होंने कहा था, जो किसान नेता थे एन.जी. रंगा, उन्होंने कहा था, उन्होंने उद्देश्य प्रथा को तो पहले स्वागत किया और उन्होंने कहा था कि जो आदिवासी हैं उन्हें ऐसे समूह में गिनना चाहिए जो अल्पसंख्यक हैं। ठीक है, तो उन्होंने आदिवासियों को अल्पसंख्यक का समूह कहा। और उसी में आगे बात करें, आदिवासी नेता जयपाल सिंह ने कहा कि आदिवासी कबीले जो हैं वो अल्पसंख्यक नहीं है, पर उन्हें संरक्षण की आवश्यकता है क्योंकि उन्हें जंगल चारागाह आदि से वंचित कर दिया गया है। ठीक है, जबकि जयपाल सिंह भी क्या थे, पृथक निर्वाचिका के खिलाफ थे। उन्होंने बोला कि जो आदिवासी हैं वो हैं उनको वो भी अल्पसंख्यक नहीं है, लेकिन उनके अधिकारों को संरक्षण की आवश्यकता है और उनको भी क्या है, ज़रूरत है, उनको भी वंचित कर दिया गया, तो उनको भी आवश्यकता है संरक्षण की। तो आदिवासियों ने प्रतिनिधित्व के लिए संविधान सभा में सीटों की व्यवस्था रखी जरूरी है। तो इन्होंने क्या बोला था कि जो आदिवासियों के प्रतिनिधित्व के लिए संविधान में सीटों की आरक्षण की व्यवस्था जरूरी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब दलित जातियों और नागपक्का एवं अन्य के क्या विचार थे। तो अंबेडकर जो थे वो दलित जातियों के बहुत ही बड़े पैरोकार थे, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मांग रखी थी उनके अधिकारों के लिए। तो अंबेडकर जी ने क्या कहा था कि जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दलित जातियों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग थी, जिसका गांधी ने ये कहते हुए विरोध किया कि ऐसा करने से स्थायी रूप से शेष समाज से कट जाएंगे। ठीक है, तो अंबेडकर जी ना पृथक निर्वाचिका के वो थे, समर्थन में थे पहले। तो आपने पढ़ा भी होगा पहले से चैप्टर में। तो एक पैक्ट भी हुआ था, पूना पैक्ट, जिसमें गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर जी के बीच समझौता हुआ था और भीमराव अम्बेडकर जी ने पृथक निर्वाचिका की मांग को छोड़ दिया था, क्योंकि गांधी जी का कहना था कि इससे क्या होगा, इससे ये जो समाज है वो अन्य समाज से कट जाएगा। और मद्रास के जो नागपक्का थे,
नागप्पर थे, उन्होंने क्या कहा कि जो अस्पृश्यों की समस्या को उठाया, और उन्होंने ये भी कहा कि जो ये संख्या की दृष्टि से हरिजन अल्पसंख्यक तो नहीं है, फिर भी शिक्षा और शासन में इसकी हिस्सेदारी क्या है, इनकी हिस्सेदारी कम है, तो इनको इनको क्या देना चाहिए, इनको भी आरक्षण देना चाहिए। और मध्य प्रांत के जो केजे खांडलेकर थे, उन्होंने कहा कि हमें हजारों साल तक दबाया गया है। जबकि मद्रास की जो दक्षायनी वेलायुदान थी, उन्होंने कहा कि देश कमजोर होकर नैतिक सुरक्षा के आवरण देने की बात की। तो उन्होंने कहा कि जो देश में जो कमजोर वर्ग है, ये दमित वर्ग है, उनको क्या कर रहा है, उनको संरक्षण की आवश्यकता है। और बंटवारे के बाद जो अंबेडकर जी थे, वो भी पृथक निर्वाचन की मांग छोड़ दिए थे, क्योंकि उन्होंने बंटवारे का इसको देख लिया था कि कितना हिंसक है। संविधान सभा ने अस्पृश्यता उन्मूलन, मंदिरों में जातियों का प्रवेश, निम्न जातियों को विधायिका और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का सुझाव दिया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो महिलाओं के लिए न्याय, महिलाओं के लिए न्याय की बात करें तो वो हंसा मेहता जो बम्बई की थी, उन्होंने महिलाओं के न्याय की मांग करी। उन्होंने कहा कि हमें किसी प्रकार की आरक्षित सीट नहीं चाहिए और ना पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहिए, हमें ना ही कोई विशेष अधिकार चाहिए, हमें तो सिर्फ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय चाहिए। बराबरी की मांग की इन्होंने, जिससे पुरुष और महिलाओं के बीच आदर, सम्मान और पारस्परिक सेवाओं को वह समझ बन सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्र राज्य की शक्तियां, तो संविधान सभा में जो एक और बहस हुई थी, वो हुई थी केंद्र राज्यों की शक्तियों के बीच में कि किसको ज़्यादा शक्ति दी जानी चाहिए। तो संविधान सभा में केंद्र और राज्य की शक्तियों के निर्धारण पर काफ़ी बहस हुई थी। तो जो जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर जी थे और अन्य जो मजबूत, वो क्या थे, वो एक मजबूत केंद्र की बात कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ किसके पास होनी चाहिए, केंद्र के पास होनी चाहिए। जबकि मद्रास के संतनम जो थे और मैसूर के ए रामास्वामी जो थे, इसके विभिन्न राज्यों की भी कुछ शक्ति देने की पक्ष में थे। तो उन्होंने क्या कहा, के संतनम और रामास्वामी जी ने क्या बोला कि जो केंद्र को ज़्यादा शक्ति नहीं मिलनी चाहिए, राज्यों को थोड़ी शक्ति दी जानी चाहिए, थोड़ी और शक्ति मिलनी चाहिए। ठीक है, संविधान में क्या कहा, शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों में किया गया है, केंद्रीय, संवर्तीय और राज्य सूची के अंतर्गत। ठीक है, विदेश, रक्षा, आपातकालीन अधिकार, खनिज व उद्योगों आदि पर केंद्र सरकार का नियंत्रण रखा गया। तो क्या हुआ, जो विदेश रक्षा थी, इन पे क्या करा संविधान ने, क्या करा, आपातकालीन अधिकार थे, इन पे केंद्र का नियंत्रण रखा। जबकि जो सीमा शुल्क, कंपनी कर, केंद्र सरकार के पास तथा आयकर और आबकारी शुल्क केंद्र और राज्य दोनों के बीच वितरण और जमीन भूमि संपत्ति कर पर किसका अधिकार रखा, बोतलबंद शराब पर किसका रखा, राज्य के पास अधिकार रखा कि राज्य को उसकी शक्ति मिलनी चाहिए। इस प्रकार राजकोषीय संघवाद की व्यवस्था की गई। तो क्या गया, राजकोषीय संघवाद का मतलब क्या है कि जो राजकोष है उसका इस प्रकार बंटवारा किया कि केंद्र व राज्यों के बीच इसका बंटवारा किया जा सके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में राज्य की अपेक्षा केंद्र को अधिक शक्तियां जाने के पक्ष में बहुमत थे। तो क्या हुआ, ज़्यादातर लोग क्या थे, केंद्र को ज़्यादा शक्ति देने के बहुमत में थे। ठीक है, ना कि राज्य को ज़्यादा शक्ति देने के बहुमत में। हम बात करते हैं राष्ट्र की भाषा की। तो राष्ट्र की भाषा की बात करें तो जो बहुत से लोग थे, जब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जा रहा था तो उसके विरोध में हुए। तो उन क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो विविधताओं का देश है, तो यहाँ पे विभिन्न भाषाएं भी बोली जाती है। तो जब एक भाषा को जब राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जा रहा था, तो विभिन्न भाषाओं के लोग आंदोलन करने लगे। तो इस प्रकार राष्ट्र की भाषा को भी उस संविधान सभा में सुलझाया गया। तो उन्होंने क्या सुलझाया, आइए देखते हैं, और उन्होंने क्या क्या बहसें रही थी। तो विभिन्न भाषा और सांस्कृतिक विरासत के साथ बीच एक राष्ट्रभाषा का निर्माण संविधान सभा की मुख्य समस्या थी, जिस पर काफ़ी गर्मागर्म क्या हुई, बहसें हुई। तो कांग्रेस और गांधी जी जो थे, हिंदुस्तानी भाषा को ना तो संस्कृतनिष्ठ हिंदी और ना ही फारसीनिष्ठ उर्दू, बल्कि भाषा का समन्वय और क्षेत्रीय भाषा का खुलकर प्रयोग हो तो राष्ट्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया जाए के समर्थक थे। तो कांग्रेस जो गांधी जी थे, वो किस भाषा के समर्थन में थे, वो थे हिंदुस्तानी भाषा के समर्थन में, कि हिंदुस्तानी भाषा को क्या देना चाहिए, राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि ना तो ये संस्कृत इसमें निष्ठ है, ना तो संस्कृत है, और ना ही उर्दू के वर्ड है, ना कि फारसी निष्ठ है। तो ये एक तरह से क्या करती है, सभी भाषाओं, सभी राष्ट्र की सभी लोगों को एकता करती है, उनको प्रतिनिधित्व करती है। तो इस भाषा का क्या होना चाहिए, राज्य का, इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो अब बात करें तो हिंदी के राष्ट्रभाषा के जो प्रबल समर्थक थे, जो बात कर रहे थे, पक्ष में थे, वो थे धुलेकर जी। ठीक है, तो अब इनके बारे में पढ़ते हैं, उन्होंने कैसे बात करी। धुलेकर के विचार पर मद्रास के सदस्य श्रीमती जी दुर्गाबाई ने बताया कि दक्षिण में हिंदी का विरोध ज़्यादा है। तो जो जी दुर्गाबाई थी, उन्होंने जब वो दक्षिण में गई हिंदी का प्रचार करने के लिए, तो उन्होंने देखा कि जो हिंदी है दक्षिण में, उसका विरोध बहुत ज़्यादा है हिंदी का, और इस वजह से क्या हुआ, हिंदी का विरोध ज़्यादा होने की वजह से उन्होंने इसके मना करा। और आगे बढ़ते हैं। उनका मत था कि हिंदी के लिए हो रहा प्रचार प्रांतीय भाषाओं की जड़ें खोदने का प्रयास है। तो उन्होंने क्या बोला कि जो हिंदी के जो भाषा के जो उनका वो कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, जड़ खोदने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें बम्बई के सदस्य शंकर राव देव ने कहा था कि अगर आप दिल से समर्थन चाहते हैं तो आपको ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे मेरे मन में संदेह पैदा हो।
और मेरी आशंकाओं को बल मिले। तो जो शंकर राव जी थे, जब उनको लगा कि जो हिंदी का प्रचार प्रसार किया जा रहा है और हिंदी को ज़्यादा समर्थन दिया जा रहा है, तो उन्होंने बोला कि मेरे मन में आप ऐसी बातें मत घर करिए जिससे कि मुझे मेरी आशंका जो मैं सोच रहा हूँ उनको बल मिल जाए और मैं कुछ गलत कदम उठा दूँ, मैं आपका विरोध शुरू कर दूँ। और इसी वक्त मद्रास के ही थे एक A.T. राम चेट्टियार, उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी जोर देते कि कुछ भी ऐसा ना किया, एहतियात किया जाए, कुछ भी जो भी किया जा रहा है एहतियात के साथ किया जाए, कुछ ऐसा ना किया जाए जिससे कि मेरी भी जो मैं भी सोच रहा हूँ उन इच्छाओं को भी बल मिले। संविधान सभा में भाषा को लेकर सदस्यों के बीच वर्चस्व का भय था। तो क्या था कि जो संविधान सभा के जो लोग थे वो विभिन्न भाषाओं के आ रखे थे, तो उन विभिन्न भाषाओं के लोगों को इसका भय था कि जो हिंदी है इसका वर्चस्व स्थापित किया जा रहा है, तो इसलिए वो क्या कर रहे थे, इसका विरोध कर रहे थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। जिसका अधिकांश सदस्यों ने समायोजन और सम्मान की भावना से आह्वान किया और वर्चस्व के भय को दूर करने का प्रयास किया। तो सभी ने क्या करा, समायोजन और सम्मान की भावना से क्या करा कि हिंदी का प्रतिरोध किया और इस वर्चस्व को भय को दूर करने का उन्होंने क्या करा, प्रयास करा। ठीक है। अब हिंदी की हिमायती तो क्या हुआ, संयुक्त प्रांत के आर जो धुलेकर थे वो हिंदी को संविधान सभा के निर्माण की भाषा के रूप में इस्तेमाल करने पर जोर दे रहे थे और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का क्या कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे। तो संविधान सभा हिंदी विरोध एवं हिंदी समर्थक में बढ़ गया। तो क्या हुआ, इसे संविधान सभा ना दो भागों में बढ़ गया। एक तरफ तो थे हिंदी के विरोध में और एक तरफ थे हिंदी के समर्थन में। ठीक है। संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा कहकर विभिन्न पक्षों की शांत किया। तो क्या हुआ, तो संविधान ने क्या करा, इसको समन्वय मतलब इसको कैसे संतुलन साधा जा सकता है, उन्होंने प्रयास करा। तो क्या करा उन्होंने प्रयास में कि उन्होंने हिंदी को क्या करा, ना हिंदी को उन्होंने राष्ट्रभाषा का दर्जा तो नहीं दिया, उन्होंने राजभाषा का दर्जा दे दिया कि कोई भी राज्य है वो इसको अपने काम के लिए, अपने सरकारी काम के लिए इसका यूज़ कर सकता है हिंदी का, और अथवा वो अपनी जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें भी वो काम कर सकता है। तो इस प्रकार जो राजभाषा कहकर क्या करा, संतुष्ट कर देगा विभिन्न पक्षों के दलीलों को। ठीक है। भारत समिति ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत की राजकीय भाषा बनाया और 15 सालों तक क्या करा, अंग्रेजी को क्या करा, अंग्रेजी को 15 सालों के लिए, अगले 15 सालों के क्या करा, सभी दफ्तर में कामकाजों के लिए अनिवार्य कर देगी। अगले 15 सालों तक क्या होगा, सिर्फ जो काम होंगे वो किस में होंगे, वो काम होंगे सिर्फ अंग्रेजी में। प्रांतों को अपने काम के लिए क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार होगा। प्रांतों को क्या करा, उन्होंने अपने जो काम के लिए क्षेत्रीय भाषा को चुनने को उन्होंने क्या दे दिया, अधिकार दे दिया। अब मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि जो संविधान सभा के वो प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है। और इसके साथ ये चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।